दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। संजय जोशी आ रहे हैं, पीएम मोदी जा रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी में एक बड़ी उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी तस्वीर सामने जो निकल कर आ रही है वो ये है, और जो सत्य घटना जो घट रही है इस वक्त वो ये है कि जो संजय जोशी बिल्कुल लो प्रोफाइल दिल्ली में एक कहीं पर अपने फ्लैट पर रह रहे थे। उनके कुछ इंटरव्यू आर्टिकल्स में आपको दिखाई दे सकते हैं, वीडियो में नहीं दिखेंगे। तो वहाँ पर बहुत ही साधारण तरीके से वो रह रहे हैं। आसपास जो जगह है, जैसे उनके घर के बाहर एक पेड़ है फ्लैट के बाहर, क्योंकि ज़्यादा लोग आ रहे हैं। पार्क में जाकर के बैठ के वो लोगों से मिल रहे हैं। काफ़ी लोग की वहाँ पे हुजूम लगना शुरू हो चुका है, और ये लगातार तेज़ी से बढ़ती हुई भीड़ ये बता रही है कि कुछ ऐसा है जो इस वक़्त घट रहा है आरएसएस बीजेपी के बीच में। चर्चाएं बड़ी जोरों पर है। संजय जोशी इसके ऊपर कुछ खास ओपनली कहने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ भी इनकार करने वाली परिस्थितियों में भी नहीं है। वहीं पर जिस तरह से बाकी जो खेमे हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो, वसुंधरा राजे हो, या और बाकी नेता हो, योगी आदित्यनाथ हो, जो कि इस वक्त एंटी लॉबी है नरेंद्र मोदी के, वो सब एक एक करके हावी हो रही है। घेराबंदी जो है वो मोदी की करनी शुरू कर चुके हैं, और इधर संजय जोशी के घर पर बढ़ती भीड़ है। तो बात करते हैं राजीव जी के साथ में कि नेता के घर भीड़ ही उसे अक्सर सांसें देती है, उसे नेता बनाती है। और अगर किसी के घर पर सालों तक सन्नाटा छाया रहे और फिर भीड़ आनी शुरू हो जाए तो पता लग जाता है क्या होने वाला है। क्योंकि मुझे याद है राजीव जी, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो सालों तक बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पर कौवे बोलते थे। एक भी कार्यकर्ता वहां दिखाई नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से कभी कभी कोई आता था, क्योंकि जब प्रमोद महाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे तो उस वक्त में तब लोग बहुत भीड़ किया करते थे, मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां कवर करने जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर एक लंबा अंतराल हो गया, और अब एक बार फिर भीड़ वहां हो गई है। हालांकि कांग्रेस के सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी कांग्रेस के कार्यालय पर इस तरह का सन्नाटा कभी छाया नहीं रहा। लेकिन अब संजय जोशी के घर की भीड़ क्या कह रही है? जी सर, एक मिनट। जी। बहुत चीजें हैं। देखिए, ऐसा होता है कि कोई खबर जब सामने आती है तो उसके बाद एकदम हलचल शुरू होती है। और जहां तक आपने कहा कि संजय जोशी कभी मतलब अभी उस चीज को मतलब ना इनकार करने की परिस्थिति में है ना बोलने की परिस्थिति में है, वो एक अलग चीज है। पर भीड़ का आना, एक हलचल होना, वो बहुत सी चीजों को ट्रिगर कर देता है। अब आगे फैसला जो है इस मामले में लेना तो आरएसएस को है कि बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन बनता है, वो सबसे, और उसी चीज को लेके कयास लग रहे हैं संजय जोशी के नाम पे। अब उसमें आप एक चीज और देखिए, उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो इस समय आरएसएस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि आरएसएस का जो ओरिजिनल स्वरूप है अपना, जिसके लिए आरएसएस जाना जाता था और बीजेपी जिसके लिए जानी जाती थी, उसको किस तरीके से मतलब मेंटेन किया जाए या वापस उस पर आया जाए। हुआ क्या है कि पिछले कुछ समय से, खास तौर से जब से बिल्कुल टेंटेड जो जिन पे एलिगेशंस रहे उन नेताओं का बीजेपी में आना हुआ, बीजेपी में आने के बाद जो काडर था इस पार्टी का उसको दरकिनार एक तरीके से होना पड़ा। चीफ मिनिस्टर्स इंपोज किए गए, मसलन मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में, या उसके बाद हम बात करें उत्तराखंड की बात करें, हम अभी राजस्थान की बात करें, हमने वसुंधरा राजे की बात की। तो ये तमाम चीजें जो हुई हैं ये कभी बीजेपी का कल्चर नहीं था। पहले एक सीधा सा एक सेटअप चलता था जिसमें ऊपर बीजेपी है, ऊपर आरएसएस है, आरएसएस की लाइन है, उसको बीजेपी टो करती है। एक पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकली उस चीज को मैनेज किया जाता है, उसको रन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। वो एक ऐसा सिस्टम था। पर पिछले 10 सालों में बहुत चीजें बदली हैं, और उस बदलाव की वजह से क्या हुआ, मसलन जिस तरह जेपी नड्डा की किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे इस पार्टी के, और उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि एक, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह हावी थे बिल्कुल, तो जेपी नड्डा को बनाया गया प्रेसिडेंट। और किस लिए बनाया गया कि इनको एक अपना यस मैन चाहिए था। क्यों यूपी एमपी ऐसे स्टेट से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया? और उसके लिए भी लोग ये सोचते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है, वो ये कहते हैं कि ऐसा था कि एक पैरेलल सेंटर ऑफ पावर खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, अगर जो उत्तर प्रदेश से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और वो
किसी भी मुद्दे पर उनकी मोदी साहब से या अमित शाह साहब से इनसे नहीं मतलब सहमति ना हो, तो फिर अंदर चीजें उस तरीके से काम करती हैं। पर आरएसएस का एक कल्चर था पुराना, जिसमें एक इंटरनल डेमोक्रेसी तरह की थी कि कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होकर सवाल पूछ सकता था। तो वो सिस्टम जो है उसको कहीं ना कहीं आरएसएस ठीक करना चाहता है। आज आरएसएस में देखिए, आरएसएस के पुराने कार्यकर्ताओं से कई बार बात होती है हमारी, पुराने लोग जो हैं, वो लोग जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना दरिया बिछाई पर्दे खींचे, वो लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो आरएसएस नहीं रहा। आरएसएस का कहीं ना कहीं ये लाइन सब लोग बोलने लगे हैं ऑलमोस्ट। वो यही कहते हैं आरएसएस के फंक्शंस में अब जो लोग आते हैं उन फंक्शंस का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। ये शब्द भी लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आरएसएस लत लग गई है, थोड़ी सी लत मतलब लग गई है पैसे की। पावर जो होती है उससे बहुत चीजें साथ साथ होती हैं, पावर के साथ वो चीजें आती हैं। तो आरएसएस वाज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी। हम लोग खुद जब जर्नलिज्म में शुरू में आए थे, हम जाते थे, जो आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मिलते थे, बड़े सिंपल तरीके से, इजीली एक्सेसिबल, उनसे आप डिबेट कर सकते थे, बात कर सकते थे, और बड़ी सभ्य भाषा में ये बातें होती थी। आप उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करें ना करें, आपका डिबेट हो, मतभेद हो, जो भी हो, और फिर एक बड़े मतलब सभ्य तरीके से वो मुलाकातें खत्म होती थी, और बड़ी मतलब बड़ी से बड़ी खबरें भी छपती थी उन चीजों को लेकर। पर क्या अब ऐसा है? आप सोचिए, अब बीजेपी का वो दौर आया है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और उसके बाद फिर एरोगेंस जो छलकती है नेताओं से, जो छलक रही है, बिल्कुल एक एरोगेंस जो नजर आती है आपको, वो चीजें नहीं थी। और आरएसएस का यूएसपी वही था, एक्सेसिबिलिटी, मुद्दों पर बात करनी और फिर उस हिसाब से फंक्शन करना। तो उन सब चीजों के बीच में अब संजय जोशी, उनकी एक चीज जो है, जो उनका यूएसपी है, वो शुरू से रहा है उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, लो प्रोफाइल रह के और चीजों को मैनेज कर देना, जिससे मतलब बड़े से बड़े नेता भी बिल्कुल कई बार हैरान होते थे कि इतना सुचारू रूप से कार्यक्रम कैसे हैंडल किया गया। और ये वो लोग हैं, देखिए आज हम जब बात करते हैं आरएसएस की, तो सब गुजरात, फाउंटेन हेड गुजरात रहा है ना बीजेपी की ग्रोथ का। अब वहां से भले ही लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह जब आगे बढ़े ये नेता, और वहां पर स्टेट में पावर आई बीजेपी के पास, और वहां से ही फिर डिक्टेट होती चली गई। आज किस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है या किस मॉडल की दुहाई दी जाती है? गुजरात मॉडल। तो गुजरात में इस पार्टी को खड़े करने में इन लोगों का हाथ भी रहा है, मेहनत भी रही है। अब ये तमाम चीजें जो हैं उसके रहते संजय जोशी एक कैंडिडेट उस तरीके के हैं जो मतलब जो भी अगर उनकी कोई मतभेद होगा नरेंद्र मोदी वगैरह से, वो डेफिनेटली संजय जोशी जैसे नेता के पास जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि वो पुराने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट जो है आरएसएस का, ओल्ड स्कूल से आने वाले आदमी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस देने वाले आदमी, इसलिए आपको भीड़ नजर आएगी वहां। जी, यानी कि ये भीड़ अब ये तो कह ही रही है कि ये जो ओल्ड स्कूल की याद आ रही है वापस से बीजेपी को और आरएसएस को, क्योंकि आरएसएस में जो आपने जिक्र किया मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन जिसकी आप बात कह रहे हैं, तो एक चर्चा ये भी आ रही है कि अब आरएसएस के जो लोग हैं वो हर बात पर सिर्फ डीलिंग्स में काम कर रहे हैं, पैसे की बातें हो रही हैं। यहाँ पर आरएसएस का पुराना वाला सिस्टम, जो संस्था, जो विचारों में जाने वाली बात थी, वो खत्म हो गई। मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रही हूँ कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी का रिलीजन को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो इट्स लाइक अ ओपन बुक टुवर्ड्स रिलीजन। लोगों को पता है कि भाई ये क्या सोचते हैं, कैसी बात करते हैं, कहते कुछ है रिलीजन में, मौके पे जाके अलग बातें करने लग जाते हैं, है ना। भारत में मुसलमान हिंदू करते हैं, बाहर जाकर के वो सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। लेकिन क्या संजय जोशी की सोच क्या है? देखिए संजय जोशी की सोच अब तक इतनी ओपनली कभी वैसे आपको सामने नहीं मिलेगी। हाँ, जितना कि हमको पता है वो ये है कि आरएसएस का जो लाइन ऑफ थॉट है डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करते हैं, पर वैसा नहीं है जिस तरीके की, मतलब अब आपने देखा है ना, जिस तरीके से जब हम किसी इशू पे बात होती है तो मोदी साहब का अग्रेसिव होकर उन चीजों को वैसे लेकर जाना, वैसा संजय जोशी का कभी कोई एग्जाम्पल उस तरीके का सामने नहीं है हमारे, कि कहना कुछ करना कुछ, या ओपनली इस तरह की बात कर देनी हिंदू मुस्लिम की, या वैसे कर देना। देखिए आरएसएस का एक पुराना, ठीक है, उनकी एक आइडियोलॉजी जो भी है, जैसी भी है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है नो डाउट, बट उसपे एक होता है कि एक तरीका होता है चलने का, बिल्कुल दूसरे को उतना एंटेगनाइज नहीं करना। वो एक स्ट्रैटेजी आरएसएस के पुराने लीडर्स में थी,
और उससे आगे मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, जब हम बात कर रहे हैं, जब आरएसएस की फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, देखिए आरएसएस के सामने एक चैलेंज इस तरह का भी है ना। आप हरियाणा का एग्जांपल लीजिए, अभी लेटेस्ट जो है, मनोहर लाल खट्टर दो बार करनाल से चुने गए, ठीक है, और क्योंकि वो एज सीएम इंपोज किए गए थे वहां पर हरियाणा में, ठीक है, उनको हटाया गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया। अब क्या वजह है कि नायब सिंह सैनी की भी वहां से रुखसती है, करनाल से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। ये चीज कभी आरएसएस की उस लाइन में फिट नहीं बैठती है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, लोगों को नर्चर करना, लोगों का फीडबैक लेना और उस तरीके से काम करना। अब संजय जोशी, आप रिलीजन को जहां तक बात कर रहे हैं, डेफिनेटली देखिए आरएसएस के उसमें रहे हैं, हम सब जानते हैं कि बाबरी का जो इंसिडेंट हुआ, आरएसएस की क्या भूमिका रही उस चीज में, क्या चीजें रही, वो स्कूल ऑफ थॉट में है, वो आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट में है। पर ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा जितने आपको नरेंद्र मोदी के उस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं। पब्लिकली बोलना, किसी की पहचान कपड़ों से हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, फिर वो कहीं पे विक्टिम कार्ड खेलना, वो सब अभी तक कम से कम संजय जोशी के उस तरीके से नहीं आया। मोदी साहब के बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कभी कि मेरे खिलाफ साजिश। क्या आरएसएस के थॉट्स को डिमीन किया, आप ये कह रहे हैं? डिमीन मैं नहीं कहूंगा, डिमीन कहना नहीं, मैं नहीं कहूंगा, बट जो प्रेजेंटेशन है उस थॉट की पब्लिक लाइफ में, वो ऐसी नहीं है। देखिए, आप आज भी अगर लालकृष्ण आडवाणी से आप बात करिए जाके, उनका बाबरी को लेके भी ये कहना है कि इट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, उन्होंने लिखा था। अब उसको कम से कम पब्लिक उसमें उस तरीके की बात वैसी नहीं थी। और ठीक अब नरेंद्र मोदी को देखिए, उनके बयान गुजरात को लेकर कैसे आते रहे हैं, कुत्ते का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाता है, दुख होता है, इस तरह के बयान जो होते हैं। फिर आप सोचिए कि ये पब्लिक में, देखिए आइडियोलॉजी, नो डाउट आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट आइडियोलॉजी, आई डोंट सपोर्ट दैट आइडियोलॉजी, बट फिर होता है कि आप, दूसरा आदमी किस तरीके से पब्लिक में उस आइडियोलॉजी पे बात कर रहा है। कम से कम अभी तक वो एग्जाम्पल नहीं है संजय जोशी का, जो मीडिया में इतने कभी वो रहे भी नहीं है पब्लिक उसमें, वो क्वाइट वर्कर, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और लो प्रोफाइल रहने वाले। तो कुल मिला के कहा जा सकता है संजय जोशी का जो थॉट प्रोसेस है वो मोहन भागवत के थॉट प्रोसेस से ऑलमोस्ट मेल खाता है, क्योंकि मोहन भागवत ने अपने तमाम बयानों से लोगों को हैरान कर दिया था और ये बता दिया कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ऐसा आरएसएस नहीं सोचता है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो बीजेपी की बात हुई ना, और जो मोहन भागवत कह रहे हैं वो आरएसएस की बात हुई। तो आरएसएस के थॉट प्रोसेस को लेकर बीजेपी आगे चलती है कई बार, मतलब जनरली जो एक जगत सत्य है, लेकिन यहाँ पर वो चीज आगे परस्यू नहीं हुई है, उसको साथ लेके नहीं वो चल पाए हैं। इस बात का एक तरह से मोहन भागवत ने अपने स्टेटमेंट्स में क्लैरिटी दे दी है और संजय जोशी से उनके विचार मेल खाते हैं। देखिए, विचार मेल खाने की बात नहीं है। देखिए, बीजेपी जो है ये उस आरएसएस के परिवार का हिस्सा है। डेफिनेटली ये पार्टी आरएसएस की थॉट प्रोसेस को ही आगे लेकर जाती है, पर क्या उस तरीके लेके जाती है जिस तरीके आरएसएस चाह रहा है? सवाल वहां आता है। क्या मोदी उस तरीके से आरएसएस की आइडियोलॉजी को एनहांस कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं जिस तरीके से आरएसएस चाहता है? ये है ना कि क्या मतलब पुत्र जो है वो पिता के तरीके से चल रहा है? हाँ, काम तो वही कर रहा है, पर क्या उस तरीके से कर रहा है? वो चीज है। तो आरएसएस का जो है, देखिए फाउंटेन हेड आरएसएस है, जिसको हम संघ परिवार कहते हैं। उसमें ये सीनियर लीडर्स का ये है कि आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका पॉलिटिकल विंग बीजेपी, फिर बाकी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बाकी तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आरएसएस किस तरीके से उस आइडियोलॉजी को फर्दर करना चाहता है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि इंडिया जैसे देश में आप वैसे नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं होता है कि आप लोगों में भी हो सकता है आरएसएस ये चाहे कि एक अपनी आइडियोलॉजी को बड़े एक दूसरे तरीके से लोगों में प्रोपोगेट करना चाहे, उस तरीके से आगे बढ़ना चाहे, स्लोली ग्रेजुअली। बात वहां आती है और आरएसएस को क्या सूट करता है इस चीज में। और अल्टीमेटली बीजेपी, क्योंकि आरएसएस का विंग है, पॉलिटिकल विंग है, तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आरएसएस डेफिनेटली उसमें अपनी मतलब वो रखेगा, चॉइस रखना चाहेगा, अपना कैंडिडेट आगे लेना चाहेगा। अब वो संजय जोशी को लाना चाहते हैं, किसी और को लाना चाहते हैं, वो उनका इंटरनल मैटर है, या इंटरनल उनके डायनेमिक्स है, क्या चीज होती है। हाँ, लेकिन सोच का तो फर्क पड़ेगा ना सर, सोच का फर्क पड़ेगा ना, एक किसी पोजीशन पर किसी को ला रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली आरएसएस वो चाहेगा सोच के साथ आगे बढ़ेगी।
डेफिनेटली आरएसएस वो चाहेगा कि जिस तरीके से वो अपनी आइडियोलॉजी प्रोपगेट आगे करना चाहती है उस तरीके से प्रोपगेट हो, क्योंकि यहां जो नजर आया है ना पिछले कुछ समय से, वो ये नजर आया है कि जिस तरीके से मोदी शाह आगे लेकर गए हैं उस आइडियोलॉजी को, उससे कहीं ना कहीं मोहन भागवत सहमत नहीं है। कम से कम उनके पब्लिक अटरेंसेस से तो यही नजर आता है ना। राइट। वो चीज को बिल्कुल खत्म करना चाहता है आरएसएस की। यहाँ डेफिनेटली एक ही परिवार का हिस्सा, तो एक ही तरीके से जो भी मतलब आपसी उनमें तालमेल है उससे चीज आगे बढ़ेगी। वो चीज है जो कंसिडर करने की है। जी, यानी कुल मिलाकर के इस वक्त आरएसएस में तो एक बड़ा मंथन चल ही रहा है, चेहरे बदलने की तैयारी भी है, लेकिन वहीं पर किसकी सोच इसे आगे लीड करेगी उसी से सब कुछ तय हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति को ये कमान सौंपी जाएगी अब आगे, वो किस स्तर पर होगी और कितनी बड़ी होगी, ये सब चीजें बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। और उसी के साथ समझना ये भी होगा, जो विपक्ष ऑलरेडी इतनी बड़ी बिसात बिछा चुका है बीजेपी को पलटने की, वो फिर आगे कैसे कारगर साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।